आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने दुनिया को पहली बार शहर दिया, पहली बार लिखाई दी और वो समय प्रणाली दी जो आज भी तुम्हारी घड़ी में चल रही है। 60 मिनट का घंटा, 24 घंटे का दिन, ये सब इन्हीं की देन है। ये जगह थी दो नदियों यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच, आज के इराक में। नाम था इसका मेसोपोटामिया। यहाँ के लोगों ने गीली मिट्टी पर कील के आकार के निशान लगाकर बनाई दुनिया की पहली लिपि क्यूनिफॉर्म। मंदिरों और राजाओं ने शहरों को चलाया। उरुक जैसा शहर बनाया जो मोहनजोदाड़ो से 2 गुना बड़ा था। मारी जैसा व्यापारिक नगर जहाँ 260 कमरों वाला महल था जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। दुनिया की पहली पुस्तकालय खोली और 5000 साल पहले वर्गमूल निकाल रहे थे, इतने सटीक कि आज भी हैरान कर दे। इस अध्याय का नाम है लेखन और नगर जीवन, और ये सिर्फ इतिहास नहीं है दोस्तों, ये आपका इतिहास है। स्वागत है लेगेसी लर्नर्स के इस नए एपिसोड में। आज हम यात्रा करेंगे समय में पीछे, लगभग 5000 साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता में जहां पहली बार इंसानों ने शहरों में रहना शुरू किया, जहां पहली बार लिखावट की शुरुआत हुई, जहां पहली बार हमने अपनी आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। ये कहानी है मेसोपोटामिया की और ये अध्याय है लेखन और नागरिक जीवन। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर के हम अपनी समय यान चलाते हैं और चलते हैं मेसोपोटामिया की तरफ। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, मेसोपोटामिया आखिर है कहाँ? आज के आधुनिक नक्शे में देखें तो ये वो क्षेत्र है जो वर्तमान इराक गणतंत्र में आता है। नाम कहाँ से आया? ये शब्द आया है यूनानी यानी ग्रीक भाषा से। यूनानी में मेसोस का अर्थ है मध्य या बीच का, और पोटामोस का अर्थ है नदी। इसलिए पूरा अर्थ हुआ 2 नदियों के बीच की भूमि, और ये 2 नदियाँ हैं यूफ्रेटिस और टिग्रिस। भौगोलिक विभाजन 3 भाग। पहला भाग उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी हरी भरी लहरदार मैदान। यहाँ बारिश अच्छी होती थी, इसलिए कृषि के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यहाँ लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती शुरू हो गई थी। दूसरा भाग उत्तर। यहाँ भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग थी। यहाँ था स्टेपे। स्टेपे एक प्रकार की उच्च भूमि होती है जहाँ घास और छोटी झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन घने जंगल नहीं होते। ये क्षेत्र पशुपालन के लिए बिल्कुल सही था। यहाँ के लोग मुख्यतः भेड़, बकरियाँ और दूसरे पशु पालते थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। तीसरा और सबसे दिलचस्प भाग दक्षिण। यह रेत का मैदान था। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में सभ्यता कैसे पनपेगी, तो उसका जवाब नदियों में छुपा है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ जो उत्तर के पहाड़ों से आती थीं, वो अपने साथ सिल्ट लेकर आती थीं। सिल्ट एक महीन उपजाऊ मिट्टी है जो नदी के साथ बहती है, और जब बाढ़ आती है तो किनारों पर जम जाती है। ये सिल्ट प्राकृतिक खाद का काम करती है। लेकिन दक्षिण में एक समस्या थी, बारिश बहुत कम होती थी। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक बेहतरीन उपाय निकाला, सिंचाई। सिंचाई का मतलब है खेत तक पानी पहुंचाने का कृत्रिम तरीका। उन्होंने नालियां और मार्ग बनाकर नदी का पानी खेतों तक पहुंचाया। इसी वजह से ये रेगिस्तानी क्षेत्र दुनिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में बदल गया। नगरीयकरण का महत्व। शहर होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि शहर मतलब सिर्फ अधिक जनसंख्या वाली जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर की परिभाषा है वो जगह जहां अर्थव्यवस्था सिर्फ खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई क्षेत्रों में विकसित होती है। नागरीय अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग खाद्य उत्पादन, जैसे बुनियादी खेती और पशुपालन। व्यापार, दूसरे क्षेत्रों से चीज़ें लाना और बेचना। निर्माण कार्य, बर्तन, औजार, हथियार, जेवर बनाना। सेवाएं, बैंकिंग, परिवहन, प्रशासन। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानो एक शिल्पकार है जो पत्थर की मोहरें बनाता है। उसे अपने काम के लिए चाहिए काटने के लिए कांस्य के औजार जो वो खुद नहीं बना सकता, अलग अलग किस्म के पत्थर जिनका स्रोत उसे नहीं पता। उसी तरह जो आदमी कांस्य के औजार बनाता है उसे चाहिए तांबे और टिन की धातुएं जो वो खुद खानों से नहीं निकाल सकता, ईंधन के लिए कोयला जो उसे नियमित रूप से चाहिए। इसका मतलब
हर व्यक्ति अपने एक विशेष पेशे में माहिर है। कोई कुम्हार है, कोई धातु कारीगर है, कोई व्यापारी है, कोई लेखक है। इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। ये नागरीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। इस जटिल व्यवस्था को चलाने के लिए एक मजबूत सामाजिक ढांचे की ज़रूरत पड़ी। लोगों को समन्वित करना, वस्तुएं संग्रहित करना, वितरण व्यवस्थित करना और सबसे ज़रूरी अभिलेखों को सुरक्षित रखना। और यहाँ से आती है लिखावट की ज़रूरत। लिखावट का विकास। लिखावट की शुरुआत क्यों हुई? लगभग 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के मंदिरों में जो सबसे पुराने अभिलेख मिलते हैं वो क्या हैं? सूचियाँ। साधारण सूचियाँ वस्तु की, बैलों की सूचियाँ, मछलियों की सूचियाँ, रोटी की सूचियाँ, अनाज की सूचियाँ। ये सभी मंदिर के अभिलेख थे। किसने कितनी वस्तु मंदिर में दी और कितनी बांटी गई। जब समाज सादा था, गांव में रहते थे, तो आप याद रख सकते थे कि किसने क्या दिया। लेकिन जब शहर बड़े होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, लेन देन जटिल होने लगे, तो हर लेन देन को लिखना ज़रूरी हो गया। तो लिखावट की शुरुआत एक व्यावहारिक ज़रूरत से हुई, अभिलेख रखने की ज़रूरत से। कैसे लिखते थे? वो लोग आज की जैसे कागज़ या कलम यूज़ नहीं करते थे। उन्होंने माटी की तख्तियों का एक तरीका विकसित किया। प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। पहले मिट्टी को गीला करते थे और उसे चिकनी सतह में दबाते थे। एक विशेष प्रकार की नरकुल को तिरछा काटा जाता था। इस नरकुल के तीखे भाग से गीली माटी पर कील नुमा यानी वेज शेप्ड निशान दबाए जाते थे। फिर इस तख्ती को धूप में सुखाया जाता था। क्योंकि ये निशान कील जैसी आकार के थे, इस लिपि को नाम मिला क्यूनिफॉर्म। लैटिन में क्यूनियस का अर्थ है कील और फॉर्मा का अर्थ है आकार। ये तख्तियाँ धूप में सूखने के बाद उतनी ही मजबूत हो जाती थीं जितने माटी के बर्तन। इसीलिए आज तक पुरातत्वविदों को इनमें से हज़ारों तख्तियाँ मिली हैं। इसी वजह से हम मेसोपोटामिया के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं समकालीन भारत की तुलना में। लिखावट का तरीका कैसा था? अंग्रेज़ी वर्णमाला जैसा नहीं था जहाँ हर अक्षर एक आवाज़ दर्शाता है। क्यूनिफॉर्म में हर चिन्ह एक अवागंत को दर्शाता था। जैसे कोई चिन्ह दर्शाता था पुट, कोई ला, कोई इन। इसका मतलब था कि एक लेखक को 100 से ज़्यादा अलग अलग निशान याद करने पड़ते थे। ये एक अत्यधिक कुशलता की मांग करने वाला पेशा था। क्या सब लोग पढ़ लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं। साक्षरता दर बहुत कम था। शायद 1% से भी कम जनसंख्या साक्षर थी। अगर कोई राजा पढ़ लिख सकता था तो वो ज़रूर अपने शिलालेख में इसका जिक्र करता था, ताकि लोग उसकी बुद्धि की तारीफ करें। लिखावट प्रणाली और साक्षरता। क्यूनिफॉर्म लिखावट प्रणाली तकनीकी रूप से कैसी थी? जैसा बताया, ये अवागंथिक प्रणाली थी। हर चिन्ह एक अवागंत को दर्शाता था, ना कि एक अक्षर को। इसका मतलब था कि एक लेखक को सीखना पड़ता था 100 से ज़्यादा अलग अलग निशान, हर निशान का उच्चारण, हर निशान के कई अर्थ संदर्भ के हिसाब से, व्याकरण के नियम, गणितीय प्रतीक मैथमेटिकल सिंबल्स, और साथ ही साथ उसे गीली माटी की तख्तियों को संभालना आता था और लिखावट पूरी करनी होती थी तख्ती के सूखने से पहले। ये साफ दर्शाता है कि लिखावट एक कुशलता का हुनर था और उससे भी बढ़कर एक उग्र बौद्धिक उपलब्धि थी। समाज में साक्षर लोग मुख्यतः 2 श्रेणियों में थे। लेखक यानी पेशेवर लेखक जो मंदिरों और राजमहलों में काम करते थे, और प्रशासकता और पुजारी, उच्च अधिकारी जो अभिलेख रखते थे। आम लोग जैसे किसान, कारीगर, मजदूर आमतौर पर निरक्षर थे, क्योंकि लिखावट सीखने में काफ़ी सालों का प्रशिक्षण चाहिए था। तख्तियाँ और नरकुल खरीदना महंगा था। आम लोगों के पास इतना समय नहीं था। दिलचस्प बात, पत्र आमतौर पर ऊंची आवाज़ में पढ़े जाते थे। अगर किसी अधिकारी ने राजा को पत्र लिखा तो कोई लेखक उसे राजा को पढ़कर सुनाता था। इसलिए पत्र आमतौर पर इस तरह शुरू होते थे, मेरे स्वामी ए को सुनाओ, आपका सेवक बी ऐसे कहता है। लिखावट प्रणाली के उपयोग। मेसोपोटामिया में लिखावट का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए होता था। ये सिर्फ अभिलेख रखने तक सीमित नहीं था। मुख्य उपयोग: मंदिर अभिलेख, आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब, कानूनी दस्तावेज, संपत्ति हस्तांतरण, विवाह समझौते, उत्तराधिकारी के मामले, राजकीय आदेश, राजाओं के हुक्म और घोषणाएं, साहित्य, कविताएं, महाकाव्य, कहानियाँ, वैज्ञानिक पाठ, गणितीय हिसाब, खगोलीय अवलोकन, संचार, अलग अलग शहरों और राज्यों के बीच संदेश। एनमेरक महाकाव्य एक प्रसिद्ध उदाहरण है।
ये एक सुमेरियन महाकाव्य कविता है जिसमें बताया गया है कि कैसे राजा एनमेरक ने लापिस लाजुली और कीमती धातुओं के लिए एक दूर देश अरट्टा में संदेश भेजा। कहानी कुछ ऐसी है। दूत बार बार उरुक और अरट्टा के बीच यात्रा करता है। हर बार वो धमकियां और वादे लेकर जाता है, लेकिन आखिरकार दूत इतना थक जाता है कि वो संदेश आपस में मिला देता है। तब एनमेरक एक माटी की तख्ती पर संदेश लिखकर भेजता है। जब अरट्टा का शासक तख्ती देखता है तो वो प्रभावित होता है कि संदेश को स्थायी रूप से कैसे दर्ज किया जा सकता है। ये कहानी दर्शाती है कि लिखावट को सिर्फ एक व्यावहारिक साधन नहीं माना जाता था, बल्कि उच्च सभ्यता की निशानी भी माना जाता था। दक्षिण मेसोपोटामिया में नगरीकरण, मंदिर और राजा। दक्षिण मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः दो संस्थाओं के आसपास हुई, मंदिर और राजा। मंदिरों के बारे में, मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, वो पूर्ण आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं थीं। लगभग 5000 ईसा पूर्व से मंदिर छोटी पूजा स्थलियों से विकसित होकर बड़े परिसर बन गए। मंदिर के मुख्य कार्य: धार्मिक केंद्र, देव पूजा, आर्थिक धुरा, उत्पादन का समन्वय, तेल निकालना, अनाज पीसना, बुनाई। भंडार केंद्र: अनाज, कपड़ा, तेल आदि का भंडार। वितरण केंद्र: कार्यकर्ताओं को राशन वितरण। रोजगार केंद्र: सैकड़ों लोगों को रोजगार। मंदिर की स्थापत्य की एक विशेषता थी। बाहरी दीवारें अंदर बाहर ढंग से बनी होती थी। आम इमारतें ऐसी नहीं बनती थी। राजाओं के बारे में, कृषि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील थी। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी नदी का रास्ता बदल जाता था। अलग अलग गांवों के बीच पानी के अधिकारों को लेकर झगड़े होते थे। ऐसे हालात में मजबूत योद्धा नेता सामने आते थे। जो नेता युद्ध में सफल होता था वो लूट को अपने अनुयायियों में बांटता था, युद्ध बंदियों को बलात् श्रम में लगाता था, मंदिर को दानित करता था, सार्वजनिक कार्य आयोजित करता था। धीरे धीरे ये अस्थायी नेतृत्व स्थायी राजतंत्र में बदल गया। उरुक शहर की मिसाल। उरुक एक प्रथम मंदिर नगरी था जो लगभग 3000 ईसा पूर्व तक लगभग 250 यानी 250 हेक्टेयर तक पहुंच गया। मोहनजोदड़ो से 2 गुना बढ़ा। जनसंख्या बढ़ने के साथ आसपास के गांव खाली होने लगे। उरुक में सुरक्षा दीवार भी बनाई गई थी। शहर में जीवन। अब हम आम लोगों के रोज़ के जीवन की झांकी लेते हैं और शहर की खुदाइयों से हमें बहुत कुछ पता चलता है। गलियां और आवास। गलियां तंग और टेढ़ी मेढ़ी थी। पहिए वाली गाड़ियां नहीं आ सकती थी। माल सामान गधों पर आता था। नगर योजना लगभग नहीं के बराबर थी। घर अनियमित आकार के थे। निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो जैसी सड़क नालियां नहीं थीं। निकास प्रणाली घरों के अंदर के आंगनों में थी। छत से बारिश के पानी को नालों के जरिए भूमिगत तालाबों, सम्प्स में इकट्ठा किया जाता था। लोग अपना घर का कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंकते थे। इससे सड़कों का स्तर धीरे धीरे ऊंचा होता गया। घर की दहलीजों को बार बार ऊंचा करना पड़ता था। रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से आती थी। इससे निजता यानी प्राइवेसी बनी रहती थी। परिवार में आमतौर पर माता पिता और बच्चे यानी न्यूक्लियर परिवार थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाहित बेटा अक्सर माता पिता के साथ रहता था। विवाह रीति रिवाज। औपचारिक समारोह होता था। दुल्हन के माता पिता की सहमति जरूरी थी। दामाद की तरफ से उपहार दिया जाता था। मंदिर में भेंट चढ़ाई जाती थी। दुल्हन को पितृ संपत्ति में हिस्सा मिलता था। अंधविश्वास। ऊंची दहलीज शुभ मानी जाती थी। मुख्य दरवाज़ा अगर सामने वाले घर की तरफ न खुले तो शुभ। अगर मुख्य दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था तो पत्नी पति के लिए मुश्किल पैदा करेगी। पशुपालक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगरी। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नाम की एक नगरी बहुत फली फूली। ये नगरी भौगोलिक रूप से एक अलग जगह पर थी, यूफ्रेटिस नदी के ऊपरी भाग में, एक पशुपालक क्षेत्र में। पशुपालक क्षेत्र क्या होता है? ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पशुपालक ही प्रमुख धंधा होता है। मारी के राज्य में किसान और पशुपालक दोनों रहते थे। ज़्यादातर भूमि पशु चराई के लिए थी और भेड़ बकरी पालना आम बात थी। किसान और पशुपालक के संबंध। सहयोगी पहलू। पशुपालकों को चाहिए था अनाज, धातु के औजार, दूसरी निर्मित वस्तुएं। किसानों को चाहिए था खेतों के लिए खाद, पशु उत्पाद। दोनों एक दूसरे के उत्पाद का आदान प्रदान करते थे। टकराव के क्षेत्र।
पशुपालक अपने जानवरों को किसानों के खेतों से ले जाते, फसलें बर्बाद करते। घुमक्कड़ पशुपालक कृषि गांवों पर धावा बोल सकते थे। किसान पशुपालकों को पानी के स्रोतों तक पहुंचने से रोक सकते थे। मारी की सामरिक स्थिति। मारी यूफ्रेटिस नदी पर बिल्कुल सही जगह पर था। ये एक जोड़ने बिंदु की तरह काम करता था, दक्षिण की कृषि प्रधान मैदान और उत्तर की टर्की, सीरिया और लेबनान की खनिज समृद्ध उच्च भूमि के बीच। व्यापार की वस्तु, लकड़ी, तांबा, टिन, तेल, मदिरा, चक्की पत्थर। कर प्रणाली। मारी के अधिकारी नावों की जांच करते थे और वस्तु की लगभग 1 दशम कीमती कर लेते थे। एक ही नाव 300 वाइन के मटके ले जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण व्यापार, तांबा जो साइप्रस से आता था, और टिन, ये दोनों धातुएं कांस्य से निर्माण के लिए बिल्कुल ज़रूरी थी। राजा जिम्रीलिम का राजमहल मारी। मारी का राजमहल इतना प्रसिद्ध था कि अलग अलग राज्यों के लोग उसे देखने आते थे। उत्तर सीरिया का एक छोटा राजा खुसूसी तौर पर इस महल को देखने आया था। महल की बनावट, कुल 260 कमरे, क्षेत्र 2.4 हेक्टेयर, सिर्फ एक प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ, खूबसूरत पक्की खुले आंगन, प्रभावशाली दीवार चित्रकारी। महल के अनेक कार्य, राजनिवास, राजा और राज परिवार का घर, प्रशासनिक केंद्र, पूरे राज्य का प्रशासन यहाँ से होता था। उत्पादन केंद्र, विशेषकर कीमती धातु के जेवरों का निर्माण। स्वागत केंद्र, विदेशी राजदूत प्रमुखों का स्वागत। रोज़ का सोफर खाना, रोज़ की सूचियाँ उपलब्ध हैं जो बताती है कि राजा के दस्तरखान के लिए रोज़ क्या क्या परोसा जाता था। आटा और रोटी, मांस और मछली, फल, शराब और मदिरा। विशेष कमरे, कमरा 132, प्रभावशाली दीवार चित्रों वाला स्वागत कक्ष। लेखक का दफ्तर, तख्ते रखने के लिए पीठे और माटी के डिब्बे। कारखाने और रसोई अलग क्षेत्रों में। शौचालय और स्नान सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये महल मारी राज्य की समृद्धि और सभ्य रीति का जीता जागता प्रमाण था। शहरों में वस्तु का आगमन। मेसोपोटामिया, विशेषकर दक्षिण मेसोपोटामिया, कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों में धनी था, लेकिन खनिज संसाधनों में निपट गरीब था। क्या चीज़ें अभावभूत थीं? औजार, मोहरे और जेवरों के लिए पत्थर, अच्छे दर्जे की लकड़ी, गाड़ियाँ, पहिए, नावों के लिए, धातुएं, औजार, बर्तन, जेवर के लिए। उपाय क्या था? व्यापार। मेसोपोटामियाई लोगों ने व्यापार किया अपने प्रचुर वस्त्रों और कृषि उत्पाद के बदले में। लकड़ी, तांबा, टिन, सोना, चांदी, सीप, अलग अलग पत्थर, ये सब चीज़ें आती थीं तुर्की, ईरान और खाड़ी के पार के क्षेत्रों से। व्यापार कौन समन्वित करता था? विदेशी अभियान आयोजित करना, सीधा आदान प्रदान चलाना, व्यापार के रास्ते स्थापित करना। परिवहन की भूमिका, अगर अनाज या कोयला पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय या पशु आहार लगता तो नगरीय अर्थव्यवस्था टिक ना पाती। सबसे सस्ता तरीका, जल परिवहन। नदी नावें और बार्ज उपयोग में आती थीं। धारा और हवा से चालक होते थे। जानवरों को चारा चाहिए, नावों को नहीं। यूफ्रेटिस नदी मारी शहर के संदर्भ में विश्व मार्ग की तरह कार्यभार निभाती थी। लिखावट की विरासत। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दुनिया को जो दिया वो आज तक हम उपयोग करते हैं। एक, गणित, मैथमेटिक्स। लगभग 1800 ईसा पूर्व की तख्तियाँ साबित करती हैं कि मेसोपोटामियाओं ने विकसित कर लिया था गुण पात्र, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, भाग पात्र, डिवीजन टेबल्स, वर्ग पात्र, स्क्वायर टेबल्स, वर्गमूल पात्र, स्क्वायर रूट टेबल्स, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे उग्र उपलब्धि 2 का वर्गमूल। उनका उत्तर था 1.24/60 प्लस 51/60 स्क्वायर प्लस 10/60 क्यूब बराबर 1.41421296। सही उत्तर है 1.41421356। 5000 साल पहले इतनी शुद्धि। विद्यार्थियों को व्यवहारिक सवाल हल करने को मिलते थे, जैसे एक खेत जिसका क्षेत्रफल इतना है उसमें पानी 1 अंगुल गहरा है, पानी का आयतन पता करो। 2. समय गणना, टाइम रेकनिंग। जो समय प्रणाली हम आज उपयोग करते हैं उसकी नींव मेसोपोटामिया में रखी गई। साल 12 महीने, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, महीना 4 हफ्ते, दिन 24 घंटे, घंटा
60 मिनट। ये प्रणाली का सफ़र मेसोपोटामिया से सिकंदर के उत्तराधिकारी, फिर रोमन विश्व, फिर इस्लामिक विश्व, फिर मध्यकालीन यूरोप, फिर आधुनिक विश्व। 3. खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण को वर्ष, माह, तारीख सहित दर्ज किया। तारों और नक्षत्रों की स्थितियां सावधानी से नोट की गई। ये सभी उपलब्धियां संभव थी सिर्फ लिखावट और विद्यालयों की वजह से। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहर। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहरों पर बहुत गर्व था। जब शहर युद्धों में तबाह हो जाते थे तो लोग उन्हें कविता में याद करते थे। सबसे अच्छा उदाहरण गिलगमेश महाकाव्य। गिलगमेश, उरुक का राजा, एक महान वीर था। जब उसके सबसे प्रिय मित्र का निधन हो गया तो वो अमर होने की तलाश में निकला। बेइंतहा कोशिशों के बाद वह नाकाम रहा और उरुक वापस आया। वहाँ वो शहर की सुरक्षात्मक दीवार पर घूमकर खुद को दिलासा देता है। वो दर्द से पक्की ईंटों की नींवों को ममनून आंखों से देखता है जो उसने बनाई थी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कबायली वीर की तरह वो ये नहीं कहता कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे जिएंगे, बल्कि वो उस नगरी में सुकून पाता है जो उसकी कौम ने मिलकर बनाई थी। ये दर्शाता है कि मेसोपोटामियाओं की पहचान व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं बल्कि सामूहिक नागरीय उपलब्धि से जुड़ी थी। उनकी अस्मिता उनके शहरों में थी। एक प्रथम पुस्तकालय। लोहे के ज़माने में अशूरी यानी असीरियन लोगों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। अंतिम महान अशूरी राजा अशुरबानीपाल 628 से 627 ईसा पूर्व ने अपनी राजधानी नीनवे में एक विशाल पुस्तकालय इकट्ठा किया। पुस्तकालय का संग्रह कुल लगभग 1000 पाठ, टेक्स्ट लगभग 30,000 तख्तियाँ, विषय इतिहास, महाकाव्य, शगुन साहित्य, ज्योतिष, स्तोत्र गीत, कविताएं। संग्रह कैसे हुआ? अशुरबानीपाल ने अपने लेखकों को दक्षिण की तरफ पुरानी तख्तियों की तलाश में भेजा। दक्षिण बेबीलोनिया में कई शहरों में बड़ी तख्ती संग्रह के खाने मशहूर थे। सुमेरियन भाषा, जो लगभग 1800 ईसा पूर्व तक बोली जाने वाली भाषा नहीं रही थी, फिर भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती रही। शब्दकोश पाठ, चिन्ह सूचियाँ और द्विभाषिक सुमेरियन प्लस अकेडियन तख्तियों के जरिए। इसका मतलब 650 ईसा पूर्व तक जो तख्तियाँ 2000 ईसा पूर्व में लिखी गई थीं वो अभी भी समझी जा सकती थीं। सूचीबद्ध प्रणाली। तख्तियों की हर टोकरी के साथ एक माटी का लेबल लगता था जिसमें लिखा होता था N संख्या की तख्तियाँ भूत बाधा के बारे में X द्वारा लिखित। अशुरबानीपाल ने खुद लिखा कि उन्होंने देवों की ज्ञान तख्तियों पर लिखी और भविष्य के लिए पुस्तकालय में रखी। ये था दुनिया का पहला व्यवस्थित रूप से संयोजित पुस्तकालय। एक प्रथम पुरातत्ववेत्ता। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम राजा नाबोनेडस को पुरानी रिवायतों में गहरी दिलचस्पी थी। पहली घटना, उसे सपने में उर के देवता ने आदेश दिया कि वो उर नगरी में एक पुजारिन नियुक्त करे। समस्या ये थी कि मुख्य पुजारिन का पद काफ़ी समय से विस्मृत हो चुका था। उसका पहनावा रूप किसी को याद नहीं था। नाबोनेडस ने खोज की और आखिरकार एक प्रथम राजा की शिला प्रतिमा मिली, लगभग 1150 ईसा पूर्व की। उस प्रतिमा पर पुजारिन की मूर्ति खोदी हुई थी। उसने कपड़े और जेवरात ध्यान से देखे और उसी आधार पर अपनी बेटी को प्रतिष्ठापन समारोह के लिए सजाया। दूसरी घटना, नाबोनेडस के लोगों को एक टूटी हुई मूर्ति मिली जिस पर सरगोन ऑफ अक्काड का शिलालेख था, लगभग 370 ईसा पूर्व का। नाबोनेडस इस महान राजा के बारे में सुन चुका था। उसने कुशल कारीगरों को बुलाया और टूटी हुई मूर्ति का सिर दोबारा बनवाया। ये दोनों घटनाएं साबित करती हैं कि मेसोपोटामिया में अपने अतीत का आदर था और पुरानी रिवायतों को सुरक्षित रखने की कोशिश थी। तो दोस्तों, ये थी मेसोपोटामिया की अतुल्य कहानी। एक सभ्यता जहाँ पहले शहर बने, पहली बार लिखावट शुरू हुई, गणित विकसित हुआ, समय मापन का ढांचा बना, पुस्तकालय स्थापित हुई, नागरीय संस्कृति फली फूली। आज हम जो गणित उपयोग करते हैं, जो घड़ी देखते हैं, जो लिखावट करते हैं, उसकी नींव मेसोपोटामिया में रखी गई। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास सिर्फ तभी संभव है जब भौगोलिक स्थिति, तकनीक, सामाजिक ढांचा और संचार में समन्वय हो। गिलगमेश की तरह हम भी अपनी पहचान अपनी सामूहिक उपलब्धियों में देखते हैं और मेसोपोटामिया की विरासत आज भी हमारे साथ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये विस्तार पूरित वीडियो पसंद आई होगी। क्लास 11th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो।
अगर आपको कोई सवाल है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ टिप्पणी में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।